पॉलीसैकेराइड्स को, कि जो कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे थे और हमने वहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको 3 बड़े ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया था। 3 बड़े ग्रुप्स के अंदर हमने उसको डिवाइड किया था। पहले ग्रुप को हमने नाम दिया था मोनोसैकेराइड, दूसरे ग्रुप को हमने नाम दिया ओलिगोसैकेराइड और तीसरे ग्रुप को हमने नाम दिया था पॉलीसैकेराइड्स को। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर मोनोसैकेराइड को भी हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, ओलिगोसैकेराइड को भी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है वो बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स पे कि पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली क्या है। तो पॉलीसैकेराइड्स को स्टार्ट करते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के लफ्ज़ पे अगर गौर किया जाए तो पॉलीसैकेराइड का जो एक लफ्ज़ है ये बेसिकली 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला जो लफ्ज़ है वो है पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, और दूसरा जो लफ्ज़ है हमारे पास सैकेराइड, ये लफ्ज़ निकला है सैकरोन से, और सैकरोन का मतलब है सिंपल शुगर, या आप शुगर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है जी। सो पॉली का मतलब हो गया मैनी और सैकेराइड का मतलब हो गया सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स को हम मोनोसैकेराइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। सो पॉलीसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट होगा कि जो काफी सारे मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनता है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट that is made up of by the combination of many monosaccharides के जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनता है, उस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं? पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं। आपकी बुक में पॉलीसैकेराइड के हवाले से वो कुछ फीचर्स को डिस्कस करता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको वो डिस्कस करता है। तो उन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो वो आपकी बुक पे डिस्कस करता है, वो कहता है कि जो पॉलीसैकेराइड है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कि सबसे ज्यादा जो है वे पेचीदा कंपाउंड होते हैं ओलिगोसैकेराइड की निस्बत और मोनोसैकेराइड की निस्बत। कि मोनोसैकेराइड से जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे वो कौन से थे? ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड से जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे वो कौन से होंगे? पॉलीसैकेराइड्स। वो इसी बुनियाद पे वो कह रहा है कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड से क्या है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। उन दोनों में से सबसे ज्यादा ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, पेचीदा कंपाउंड्स होंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो है मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है, कि नेचर में, फितरत में, कुदरत में ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुदरत में जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में पाया जाता है। एमजीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 वो बात करता है ब्रांच्ड है, कि जैसा कि पॉलीसैकेराइड्स 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलते थे तो ओलिगोसैकेराइड्स बनते थे, लेकिन पॉलीसैकेराइड के केस में क्या है कि काफी सारे सैकड़ों हजारों मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे? पॉलीसैकेराइड्स। अब वो जो सैकड़ों और हजारों मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं वो किस बांड के जरिए मिलेंगे? वो मिलेंगे ग्लाइकोसिडिक बांड के जरिए, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब वो जो मोनोसैकेराइड आपस में मिल रहे हैं उनके मिलने से जो चेन बनेगी वो चेन या तो स्ट्रेट हो सकती है या फिर ब्रांच चेन हो सकती है। लेकिन पॉलीसैकेराइड के केस में जब मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं तो वो हमेशा कौन सी चेन बनाएंगे? ब्रांच चेन बनाएंगे। जैसा कि ये मेरे पास एक मोनोसैकेराइड है, ये मेरे पास दूसरा मोनोसैकेराइड है, ये मेरे पास तीसरा मोनोसैकेराइड है, ये मेरे पास चौथा मोनोसैकेराइड है, और ये मेरे पास 5वां मोनोसैकेराइड, ये 6ठा मोनोसैकेराइड। इस तरह हजारों सैकड़ों मोनोसैकेराइड आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद उनकी जो चेन होगी वो स्ट्रेट चेन के ऊपर क्या बनाएंगे? एक ब्रांच चेन बनाएंगे। यही वो बात डिस्कस कर रहा है कि जो पॉलीसैकेराइड है इसमें जो मोनोसैकेराइड आपस में कनेक्ट करते हैं वो किस जरिए से कनेक्ट करते हैं? दे फॉर्म अ ब्रांच। वो एक ब्रांच में क्या होते हैं? लिंक हुए होते हैं। इसके बाद अगर टेस्ट के हवाले से बात की जाए तो हमने कहा था कि जो मोनोसैकेराइड है ये क्या है? दे आर स्वीट इन टेस्ट। ओलिगोसैकेराइड को हमने कहा था कि दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड जो थे वो मिठास में ज्यादा थे, ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड से मिठास में क्या थे? कम थे। अब पॉलीसैकेराइड जो है ये बिल्कुल ही क्या है? टेस्टलेस। इनका कोई भी जो है वो जायका
नहीं होता। उसके बाद जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है पॉलीसैकेराइड्स का, कि पॉलीसैकेराइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे कि जो भी कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में हम देखेंगे उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें मोनोसैकेराइड्स क्या है, ज्यादा है। जब मोनोसैकेराइड ज्यादा होंगे तो फिर ऑब्वियसली पॉलीसैकेराइड का भी वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद अगर हाइड्रोलिसिस के हवाले से बात की जाए कि पॉलीसैकेराइड्स की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये दे विल यील्ड, वो पैदा करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। वो क्या पैदा करेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, पैदा करेंगे। इसके बाद जो है, अच्छा क्यों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पैदा करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज बेसिकली जो है हम इसको एक सिंपल मोनोसैकेराइड भी कह सकते हैं। ग्लूकोज जो है ये बेसिकली एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड काफी सारे मोनोसैकेराइड के साथ मिलकर बनता है। सो अगर पॉलीसैकेराइड को अगर हम तोड़ेंगे तो उनमें से फिर क्या निकलेंगे, मोनोसैकेराइड, क्योंकि बना ही किसके साथ है, मोनोसैकेराइड्स के साथ। और ग्लूकोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड। सो अगर हम ये कहें कि जब मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज को मिलाकर हम पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं, इसी पॉलीसैकेराइड के जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें से निकलेगा क्या, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ठीक है जी। इसके बाद वो बात कर रहे हैं कि मैनी मोनोसैकेराइड्स बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कि बहुत सारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर कनेक्टेड, ये आपस में जुड़े होते हैं बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसको मैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब मोनोसैकेराइड दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान में जो बनने वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा कि अक्सर वो पूछ लेता है कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसकी नेचर क्या है, कि ये कोवैलेंट इन नेचर है या आयोनिक इन नेचर है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड इन नेचर। ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है जी। नेचर में इसकी जो नेचर है वो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में मेंशन है पॉलीसैकेराइड्स की, इनको देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास स्टार्च, दूसरी जो एग्जांपल है हमारे पास ग्लाइकोजन है, तीसरी एग्जांपल हमारे पास सेलुलोज है, चौथी एग्जांपल काइटिन है, एगर है, डेस्टिन है और पेक्टिन है। ये 7 मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में पॉलीसैकेराइड्स की मेंशन है। इनमें से कुछ एग्जांपल्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एग्जांपल है काइटिन, इसको अक्सर स्टूडेंट्स ना क्यूटिन के साथ जो है इसको कंफ्यूज कर देते हैं, मैच हो जाते हैं। वो काइटिन और क्यूटिन में जो है वो फर्क नहीं कर पाते। तो ये बात याद रखिएगा, क्यूटिन जो है ये लिपिड की कैटेगरी है। जो लीफ में हमने पढ़ा था कि पत्तों का जो पौधे हैं उनकी जो लीफ के ऊपर जो वैक्सी लेयर है वो बेसिकली क्या है, वो क्यूटिन है। लेकिन जो काइटिन है ये एक अलग कैटेगरी है जिसका ताल्लुक कार्बोहाइड्रेट के साथ है। सो काइटिन और क्यूटिन को जो है कंफ्यूज नहीं करना। काइटिन कहाँ पे होती है, इन द वॉल्स ऑफ सेल ऑफ फंजाई, या फंजाई की सेल वॉल में जो है खास तरह का पॉलीसैकेराइड, एक खास तरह का कंपाउंड पाया जाता था जिसको हम क्या कहते हैं, काइटिन का नाम देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद एगर है, डेस्टिन है और पेक्टिन है। अच्छा आपकी बुक में इन 3 एग्जांपल्स को वो डिटेल के साथ डिस्कस करता है, स्टार्च को, ग्लाइकोजन को और सेलुलोज को। तो सबसे पहले हम स्टार्च को देखेंगे, उसके बाद ग्लाइकोजन को, उसके बाद सेलुलोज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टार्च को कि स्टार्च बेसिकली क्या है। अच्छा स्टार्च जो है ये आप सबको पता होगा कि जो पौधा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा तो एज ए प्रोडक्ट इसके पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनेगा। जब ये ग्लूकोज बना लेता है तो वो ग्लूकोज को अपनी कुछ ग्लूकोज को वो क्या कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। अब जो बाकी ग्लूकोज जो बच जाता है इस्तेमाल करने के बाद, यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो पौधे की बॉडी में बनता है इस्तेमाल करने के बाद जो बच जाता है, पौधा उस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर कर लेता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि वो बोर्ड में पूछता है कि जो पौधा है वो फूड को, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में वो क्या कर लेता है, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को, अपने ग्लूकोज को या फूड को वो हमेशा स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा।
अगर बात की जाए इसकी अक्रंस पे कि स्टार्च कहाँ पर पाया जाता है, तो पौधा जो है वो ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को कहाँ पर स्टोर करता है, वो फ्रूट्स के अंदर स्टोर करता है, वो ग्रेन्स, ये जो अनाज वगैरह है, गंदम वगैरह, चावल वगैरह, उस फार्म में उसमें स्टोर करता है। इसके अलावा सीड्स, बीजों की शक्ल में बीजों के अंदर स्टोर करता है, या फिर ट्यूबर्स की फॉर्म में स्टोर करता है। अच्छा, ट्यूबर्स क्या होते हैं? ट्यूबर्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है कि जो रूट के अंदर बनता है और फूड को कर लेता है, स्टोर करता है। जैसा कि पोटैटो है, पोटैटो ट्यूबर की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद जो यैम्स हैं, शकरकंदियाँ वगैरह, वो भी ट्यूबर्स कहलाएंगी। सो स्टार्च क्या हो गया? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट है। कहाँ पे प्लांट स्टोर करता है? इन फ्रूट्स, इन ग्रेन्स, इन सीड्स एंड इन ट्यूबर्स। सो यही क्या हो जाएगी? इसकी अक्रंस हो जाएगी पौधे के अंदर। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए ये कार्बोहाइड्रेट का एक मेन सोर्स है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं ये तो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते। जब ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं होगी। अब इनको भी फूड चाहिए, तो एनिमल्स फूड के लिए किस पे डिपेंड करेंगे? ऑन द प्लांट्स। अब प्लांट्स में वो फ्रूट्स को खाएंगे, ग्रेन्स को खाएंगे, सीड्स को खाएंगे। अब फ्रूट्स, ग्रेन्स और सीड्स में बेसिकली क्या था? स्टार्च था। अब एनिमल्स उसी स्टोर्ड स्टार्च को लेंगे, उसी स्टोर्ड ग्लूकोज को लेंगे और उससे रिस्पायरेशन का प्रोसेस करेंगे और एनर्जी को यील्ड करेंगे और अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करेंगे। सो इसीलिए वो बुक में लाइन लिखता है कि एनिमल्स के लिए, जो एनिमल जो कार्बोहाइड्रेट लेंगे वो हमेशा वो कहाँ से लेंगे? वो प्लांट से लेंगे। सो स्टार्च इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। के एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स है वो क्या है? स्टार्च है। इसके बाद अगर हाइड्रोलिसिस पे बात करें तो अगर हाइड्रोलिसिस स्टार्च की जाए तो वो क्या पैदा करेगा? ग्लूकोज पैदा करेगा। ये मेरे पास स्टार्च है, अगर इस स्टार्च की मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो ये क्या पैदा करेगा? इट विल यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में होंगे, सैकड़ों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पैदा करेगा जब हम एक स्टार्च के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करेंगे। तो इसके बाद आयोडीन टेस्ट है कि आयोडीन टेस्ट की इंपॉर्टेंस हम नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट जो है टॉपिक है हमारा, उसमें भी डिस्कस करेंगे कि क्यों हम आयोडीन टेस्ट करवाते हैं। अभी सिर्फ आप इतना याद रख लें कि आयोडीन टेस्ट अगर किया जाए स्टार्च का तो ये हमेशा कौन सा कलर देगा? हमें ब्लू कलर देगा। कि आयोडीन के सोल्यूशन में अगर स्टार्च को डाला जाए तो स्टार्च कौन सा कलर शो करेगा? ब्लू कलर शो करेगा। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है हम स्टार्च को दो बड़ी कैटेगरीज में, दो ग्रुप्स में क्या कर देते हैं? तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं अमाइलोज, एक को हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, किस बुनियाद पे करते हैं हम? स्ट्रक्चर ऑफ चेन। स्ट्रक्चर ऑफ चेन। हम इन स्टार्च के मॉलिक्यूल के अंदर जो चेन पाई जाती है उस चेन की बुनियाद पर हम इस स्टार्च को दो बड़ी कैटेगरीज में तकसीम कर देते हैं। एक को हम कह देते हैं अमाइलोज, एक को हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज ऐसे स्टार्च होंगे कि जिसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे लेकिन वो स्ट्रेट चेन बनाते होंगे, इनमें कोई भी ब्रांच नहीं होगी। अमाइलोपेक्टिन के अंदर जब भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे या मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो वो स्ट्रेट चेन के ऊपर एक ब्रांच लाजमी बनाएंगे और इस वजह से समझेंगे कौन से हैं? ब्रांच्ड स्टार्च है और ये क्या है? अनब्रांच्ड स्टार्च है। अनब्रांच्ड स्टार्च को हम अमाइलोज कहेंगे और ब्रांच्ड स्टार्च को हम अमाइलोपेक्टिन का नाम देंगे। ये अनब्रांच चेन है, ये ब्रांच चेन है। इसके बाद ये इनसोलुबल इन कोल्ड वाटर बट सोलुबल इन हॉट वाटर। अमाइलोज जो है वो ठंडे पानी में हल नहीं होगा बल्कि गर्म पानी में क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। और अमाइलोपेक्टिन जो है इनसोलुबल इन कोल्ड एंड हॉट वाटर। अच्छा, ये हमने सॉल्युबिलिटी के हवाले से लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जब कोई मॉलिक्यूल जितना जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अमाइलोज जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अमाइलोपेक्टिन से क्या है? कम है, लेकिन फिर भी ये ठंडे पानी में हल नहीं होता। लेकिन अगर पानी को गर्म किया जाए तो ये उसमें क्या हो जाता है? हल हो जाता है। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है ये इतना तो कॉम्प्लेक्स है कि ना तो ये ठंडे पानी में हल होगा ना ही गर्म पानी में ये क्या होगा? हल होगा। सो ये इन कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर क्या रहेगा? इनसोलुबल रहेगा। उसके बाद जो
दूसरी एग्जांपल थी हमारे पास ग्लाइकोजन की, उसको हम डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोजन का दूसरा नाम है एनिमल स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है और अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि डिस्कस एनिमल स्टार्च। तो ग्लाइकोजन का ही दूसरा नाम क्या है, एनिमल स्टार्च है। तो ग्लाइकोजन के बारे में एक और बात याद रख लें कि जैसे पौधा था वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करता था, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लेकिन जब एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स में भी जब कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो उस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में तब्दील करेगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसी बुनियाद पर वो इसको एनिमल स्टार्च का नाम देता है। स्टार्च बेसिकली क्या था, स्टोर्ड फूड थी, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट था। अब ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट अगर एनिमल्स की बॉडी में है तो इसको हम एनिमल स्टार्च कह रहे हैं, और एनिमल स्टार्च को ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। सो ग्लाइकोजन बेसिकली क्या हो जाएगा, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एनिमल्स में जो फूड स्टोर होगी या जो ग्लूकोज स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। अगर वो पूछता है कि डिस्कस एनिमल स्टार्च, तो आपने ग्लाइकोजन को डिस्कस करना है, इस स्टार्च को डिस्कस नहीं करना। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होते हैं एनिमल्स, इन एनिमल्स की बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में और प्लांट्स की बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में। इसके बाद हाइड्रोलिसिस की बात की जाए कि जब ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो वो क्या करता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, जनरेट करेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जो है वो यील्ड करेगा। इसके बाद अगर अकरेंस की बात की जाए कि जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल। एनिमल के तकरीबन बॉडी के हर सेल में क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोजन पाया जाएगा, क्योंकि एनिमल्स के हर सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है वो ग्लाइकोजन से, ग्लूकोज से हम लेंगे रिस्पायरेशन के जरिए। सो हर सेल में क्या होता है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या ग्लूकोज क्या है, पाया जाता है। सो इट की अकरेंस में वो बुक में एक लाइन लिखता है कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स, कि एनिमल के तकरीबन हर सेल में क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो ग्लाइकोजन है वो लीवर सेल में और मसल्स के सेल में पाया जाता है। अच्छा, क्यों ज्यादा होता है यहाँ पर, इसलिए ज़्यादा होता है कि एक तो मसल सेल जो है इनको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी चाहिए, और इनकी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो भी क्या है, सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं, उनसे जो है इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट मसल्स के सेल्स की क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, ग्लाइकोजन की जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है, वो बाकी सेल्स की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, तो दूसरा सेल है वो लीवर सेल्स में बड़ा ज्यादा पाया जाता है। लीवर सेल्स में क्यों ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज से जो कन्वर्जन होनी है ग्लाइकोजन में, ये बेसिकली कौन करेगा, ये लीवर करेगा। सो इसलिए लीवर के सेल्स में कन्वर्जन हो रही है ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, इस वजह से लीवर के सेल्स में ग्लाइकोजन की मिकदार भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा इन वाटर, पानी में क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आयोडीन टेस्ट की अगर बात की जाए, अगर इसको आयोडीन के सोल्यूशन में डाला जाए तो ये कौन सा कलर देगा, इट विल गिव रेड कलर, ये रेड कलर शो करेगा। इसके बाद जो है थर्ड एग्जांपल है हमारे पास सेलुलोज की। सेलुलोज को हम प्योर कॉटन भी कह सकते हैं। जो प्योर कॉटन है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, इज द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। जो कपास है, रुई जो है वो प्योर जो रुई होगी, प्योर जो कॉटन होगी वो क्या है, वो सेलुलोज की ही एक फॉर्म है। तो वो कहते हैं जी कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, कि नेचर में जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो सेलुलोज की फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि इस दुनिया में पौधे बहुत ज्यादा है और पौधे की सेल वाल में भी क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है जी। तो इस बुनियाद पे वो आपकी बुक में लिखता है कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है नेचर में, किस फॉर्म में, सेलुलोज की फॉर्म में। और इसी बुनियाद पे वो कह रहा था कि पॉलीसैकेराइड क्या है, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है। ठीक है, क्योंकि सेलुलोज तो बेसिकली पॉलीसैकेराइड की ही क्या है, एग्जांपल है। इस बुनियाद पे वो कह रहा था कि पॉलीसैकेराइड क्या है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन नेचर है, और सेलुलोज भी क्या है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर है। कुदरत में सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। इसके बाद अगर हाइड्रोलिसिस की जाए सेलुलोज की, तो वो क्या करेगा, इट विल यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अगेन वही सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो इनसॉल्युबल इन
वाटर। पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है, क्योंकि क्या है, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है इसकी, भर जाती है। जब जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तब तब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अगर डाइजेशन की बात की जाए ना, तो ह्यूमंस में क्या है, नॉन डाइजेस्टिंग मटीरियल है। ह्यूमंस में जो है हम सेलुलोज को जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी एंजाइम, कोई भी केमिकल कंपाउंड हमारे पास मौजूद नहीं होता। लेकिन कुछ हर्बीवोर्स, इन हर्बीवोर्स के अंदर जो पौधे खाते हैं, वो जानवर जो पौधे वगैरह खाएंगे, उनमें ये क्या है, डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, उनमें क्यों डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि कुदरती तौर पर उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर खास तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसमें यीस्ट है, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोन्स वगैरह। ये खास तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये हर्बीवोर्स की डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं, और ये तीनों ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक खास तरह का जो है वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, खास तरह का एंजाइम्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेलुलेज एंजाइम। ये सेलुलेज एंजाइम बेसिकली सेलुलोज की डाइजेशन करता है। इस वजह से हर्बीवोर्स में सेलुलोज की मौजूदगी की वजह से सेलुलोज क्या हो जाता है, सेलुलेज की मौजूदगी की वजह से हर्बीवोर्स के अंदर सेलुलोज क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होता है। इस एंजाइम की वजह से जो सेलुलोज है वो हर्बीवोर्स में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आयोडीन टेस्ट पे बात की जाए, तो अगर इसका आयोडीन टेस्ट किया जाए तो सेलुलोज कोई भी कलर नहीं देता। इट शो नो कलर ऑन आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट पे ये कोई भी कलर नहीं देता। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, वो पूछता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्च और ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, कि सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन में आप किस तरह से फर्क कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्क करने के लिए जो बेसिक टेस्ट होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, वो आयोडीन टेस्ट होगा। कि आयोडीन टेस्ट हम कर लेंगे तीनों कंपाउंड्स का, अगर तो वो ब्लू कलर देगा तो वो क्या होगी, स्टार्च होगी। अगर वो उसने रेड कलर दे दिया हमें तो वो क्या होगी, ग्लाइकोजन होगी। अगर उसने कोई भी कलर ना दिया तो वो क्या होगी, हमारे पास सेलुलोज होगी। सो ये बेसिक टेस्ट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी जो बात जो है, इसको भी ज़रा ज़हन में रखिएगा कि डाइजेशन से बेसिकली क्या मुराद है। कि डाइजेशन बेसिकली हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम तोड़ते हैं इनटू इट्स सिंपलर कंपोनेंट से। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को तोड़कर उसके छोटे छोटे सादा तरीन हालत में ले आना, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। पॉलीसैकेराइड की डाइजेशन होती है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको हम तोड़ के छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड्स यानी मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर नॉन डाइजेस्टेबल, उसकी मजीद हम डाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले ही क्या है, सिंपल है। सो इसी वजह से वो बुक में एक बात भी लिखता है कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं दे आर डाइजेस्टेबल, उसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनकी डाइजेशन हो सकती है, दे आर डाइजेस्टिंग कंपाउंड्स। बट मोनोसैकेराइड्स क्या है, दे आर नॉन डाइजेस्टिंग कंपाउंड्स, क्योंकि मजीद हम उनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी क्या है, सिंपल है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू